हेलो बच्चों, वेलकम टू योर अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी बडीज। तो आज मैं आपका मेटलर्जी का वन शॉट लेने वाला हूँ, जिसमें हम बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें जो पूरी मेटलर्जी में काम आएंगे। सबसे पहले आती है बात मिनरल्स की। जिस नेचुरल फॉर्म में मेटल्स कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में जो पाए जाते हैं जिस नेचुरल फॉर्म में, उसको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। और वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, मतलब पैसे भी कमाए और कम से कम उसमें मजदूरी लगे, मतलब काम हमें कम करना पड़े। ठीक है। उसको और कहते हैं जिस मिनरल में से हम इजीली अपना मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा एफर्ट के और हमें प्रॉफिट भी हो, उसको और कहते हैं। ठीक है। अब गैंग और मैट्रिक्स। गैंग वो चीज होती है, गैंग वो इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि रेतीली इम्प्योरिटीज, पत्थर वगैरह, कंकड़ जो ओर के साथ मिली हुई होती है। ठीक है। जो ओर के साथ मिली हुई होती है उनको गैंग कहते हैं। प्लस एक वो सब्सटेंस होता है जिसको हम ओर में मिलाते हैं कि हम रेतीली इम्प्योरिटीज जो होती है गैंग को उनको हटा सकें, और जिनके बाद एक फॉर्मेशन होता है फिजिबल कंपाउंड का, वो फ्लक्स कहलाते हैं। मतलब जो सब्सटेंस ऐड करते हैं हम ओर में से रेतीली इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए उनको फ्लक्स कहते हैं, स्लग। अब जो इसमें देखो, जब फ्लक्स क्रिएट करता है इससे मतलब गैंग से, तो एक फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म होता है। इसमें लिखा है कि एक फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसको हम स्लग बोलते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे का पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट ओर्स है मेटल्स के, जो आप नाम याद कर लेना। इसमें मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने टिक कर रखे हैं उनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना, और इसमें जिंक और आयरन और इंक्लूड कर लो, क्योंकि जिंक और आयरन भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। जिंक, आयरन, इनके आप पक्के कर लेना, ये आ सकते हैं, बाकी सारे आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको आगे का पढ़ाता हूँ। तो अब आती है बात मेटलर्जी की डेफिनेशन की, जो कि है द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, जो प्रोसेस यूज होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उसकी प्योर फॉर्म से, मतलब उसके ओर से, उसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी जो है वो डील करती है प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के साथ और फॉर्मेशन ऑफ एलॉय में। ठीक है। मतलब मेटलर्जी का मेन काम ये है कि वो प्यूरिफिकेशन करे और प्रोडक्शन करे मेटल की, और फॉर्म करे एलॉय को। ठीक है। इतना आप इसको देखिए, मैं आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब पढ़ाते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। देखो, आपके बीच में जो टॉपिक था ना, आप सोच रहे हो कि भैया ने वो पढ़ाया नहीं, वो देखो पूरा टॉपिक आपका बोर्ड में आ नहीं रहा। ठीक है। ये मेन चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, मेटल और नॉन मेटल में, इसमें मेटल और नॉन मेटल का भी थोड़ा बहुत पढ़ाना है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको मेटल कहते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको नॉन मेटल कहते हैं। और हाइड्रोजन आप पूछेंगे, मेटल नॉन मेटल मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। पर जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो वो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ मेटल है, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। बाकी इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। और बात आती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स आपके मतलब ज्यादा कुछ होगा नहीं। मेटलॉइड वही होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एस्टेटीन एक ऐसा मेटलॉइड है जो बहुत कमी से देखा गया, सबसे रेयर मेटलॉइड वही है, एस्टेटीन। ठीक है। बस इतना बहुत है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, बॉक्साइड ओर की प्यूरिफिकेशन में। ठीक है। बॉक्साइड ओर जो प्यूरिफाई होता है वो होता है बेयर्स प्रोसेस से। बॉक्साइड ओर वैसे ही होता है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है। इससे हम एल्यूमिनेट मिलता है हमें, इसमें मतलब एंड प्रोडक्ट जो मिलता है एल्यूमिनेट और H2O मिलता है इस प्रोसेस से। फिर इस एल्यूमिनेट को हम फर्दर और प्यूरिफाई करते हैं हेवस प्रोसेस के थ्रू, फिर हमें 99% प्योर हमारा एल्यूमिनियम मिलता है। तो हम आगे शुरू करते हैं। इसमें पहले हमें बॉक्साइड इस ओर को कहते हैं। ठीक है। ये बॉक्साइड ओर है, Al2O3 प्लस इंटू 2H2O। इसके अंदर बेटा बॉक्साइड ओर के अंदर सिलिका SiO2 मतलब सैंड मिली हुई होती है, और प्लस इसमें वो मिला हुआ होता है, क्या कहते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड।
तो उसको रिड्यूस मतलब निकालने के लिए पहले सिलिका को निकालने के लिए हम इसको NaOH से मतलब NaOH इसमें ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। फिर इसमें हमारी वो गैंग जो होता है हमारा वो निकल चुका है। हम मतलब सोडियम एल्यूमिनेट प्लस उसमें हम वाटर डालते हैं, उसको 50 से 60 डिग्री पे हम हीट करते हैं। फिर हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दोबारा से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट। फिर अगर हम AlOH का होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट को एक हाई टेम्परेचर में हम उसको जब गर्म करते हैं तो हमसे उससे एल्यूमिनेट मिल जाता है, जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर के साथ। फिर हम ये हमारा वेरियस प्रोसेस का प्रोडक्ट है जो हमें मिल रहा है। फिर इसको हम फर्दर हेवर्स प्रोसेस में होता है, फिर फर्दर होने का फिर हमें एल्यूमिनियम मिलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन आएगी और कुछ नहीं, बस फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। और हाँ, इसमें जब ये इससे रिएक्ट करता है सोडियम एल्यूमिनेट एंड जो इसमें बचा हुआ सोडियम बचेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो इसके साथ जितनी भी वो अलग से ऑक्साइड की मतलब जो थी आयरन थर्ड ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड भी होती है इसमें प्रेजेंट, वो इसमें मिल जाएगी सब, ठीक है। फिर हमें जो प्रेसिपिटेट है हम उसको निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर वो प्रेसिपिटेट को हम एक हाई टेम्परेचर में 1100 डिग्री मतलब 1100 डिग्री करेंगे तो हमें एल्यूमिनेट मिल जाएगा। इसको एल्यूमिनेट कहते हैं, एल्यूमिनेट, ठीक है। और बच्चों आपको ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, आगे का पढ़ाते हैं हेवर्स प्रोसेस। तो बच्चों अब देखिए, मैंने बोला था ना वो गलती से मेरे मुंह से हेवर्स प्रोसेस निकल गया था, जो ये निकलता है मतलब फिर जब बेयर्स प्रोसेस का एल्यूमिनेट हम पे आ जाता है तो फिर इससे 99% प्योर एल्यूमिनियम और हल्लोड प्रोसेस से मिलता है, ठीक है। एल्यूमिनेट फिर इसमें फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है पास, फिर 99.9% हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। फिर वो और फर्दर प्यूरिफाई होने के लिए हम उसको होप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजारते हैं, ठीक है बच्चों आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें ये पूरा मतलब इसमें जो कैथोड एनोड है ना वो सबका डायग्राम दे रखा है। ये एनोड जो होंगे कार्बन की ग्रेफाइट की रोड होंगी, और ये कैथोड जो होगा ना गैस कार्बन होगा जहाँ पर हमारी एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होगा ना इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होंगे, तीन चीज़ होंगी मेनली। एक तो इसमें होगा 20% एल्यूमिना जैसे कि एल्यूमिना Al2O3, उसको एल्यूमिनेट भी कहते हैं, ठीक है, एल्यूमिना भी। क्रायोलाइड होगा 60% इसमें क्रायोलाइड होगा, 20% फ्लोस्फर होगा। आप पूछेंगे इसमें क्रायोलाइड क्यों ऐड करा गया? क्रायोलाइड इसमें इसलिए ऐड करा गया है कि वो जो है ना टेम्परेचर जो होगा इसका वो बहुत हाई होगा, 2000 डिग्री सेल्सियस होगा अप्रॉक्स, तो ये उससे इसको 950 डिग्री सेल्सियस पे जंप करवा देगा, मतलब कम कर देगा टेम्परेचर। और फ्लोस्फर इसलिए डाला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखो एल्यूमिना जो है ना एल्यूमिनियम वो इजीली सेपरेट नहीं होता है, इसलिए इसमें फ्लोस्फर ऐड करा गया कि उसको वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ा सके। फ्लोस्फर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है। और इसमें पाउडर कॉक इसलिए डाला गया है क्योंकि जो ये ग्रेफाइट के ये जो है ना एनोड की ये जले नहीं, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड इसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एनोड जले नहीं। बाकी आपकी फर्दर रिएक्शन हम इस पर पढ़ाते हैं बोर्ड पर, ठीक है बच्चों। तो अब आती है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन मतलब होल नेटवर्क प्रोसेस रिएक्शन ये देंगी एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो करंट पास करने में वो 2Al3 पॉजिटिव और 3O2 नेगेटिव में बढ़ जाएंगे, ठीक है। 3O2 नेगेटिव वो क्या नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास, तो एनोड इसमें पॉजिटिवली चार्ज है तो एनोड पे चले जाएगा ऑक्सीजन, और कैथोड है नेगेटिवली चार्ज तो उसमें एल्यूमिनियम चला जाएगा। एंड कैथोड कार्बन लाइनिंग जो गैस कार्बन है, कैथोड गैस कार्बन है पूरा, उस पर एल्यूमिनियम चला जाएगा, एल्यूमिनियम इकट्ठा होगा तो उस पर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, मतलब जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए वो फिर वो रिलीज कर देगा, फिर इस पर वो एल्यूमिनियम में वो ऐड हो जाएंगे, तो 4 एल्यूमिनियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। और एट एनोड पे ठीक रॉड जो ग्रेफाइट की जो सस्पेंड है फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट पे ग्रेफाइट की रॉड है जिसको गैस जिसमें हमने पाउडर कॉक छिड़क रखा है इलेक्ट्रोलाइट की, वो यही ग्रेफाइट की रॉड जले ना, ठीक है।
तो इसमें 6O2 नेगेटिव पहुंच जाएगा, तो उस पर 12 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। तो फिर ये 6O बचेगा जो होगा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एक तरह से आप समझ सकते हैं न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आइटम। ये ऑक्सीजन आइटम खुद में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे का प्रोसेस को रख करके मैं समझाता हूँ। तो बच्चों जो है एल्यूमिनियम जो है ना, ये जो एल्यूमिनियम पिघला हुआ होगा मोल्टन स्टेट में, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, देखो गैस कार्बन पे। फिर वो यहाँ पे एक वो होगा ड्रॉपर का, मतलब वो उसको ओपन कर देंगे तो पूरा एल्यूमिनियम निकल के आ जाएगा। अभी जो एल्यूमिनियम इस प्रोसेस से हमें जो मिलेगा ना, ये 100% प्योर नहीं होगी, 99% कुछ प्योर होगा। फिर इसको होप प्रोसेस से करेंगे रिफाइन, ठीक है बच्चों। तो आगे का पढ़ाते हैं हम आपको। तो बच्चों ये होल हल्लोड का जो प्रोसेस है वो अभी फर्दर मतलब ये खत्म ही होने वाला है। मैं इसमें और ये बता देता हूँ, ये जो इसमें कार्बन एनोड जो होता है ना, ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड कार्बन की फॉर्म होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये होता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर और 2 से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों जब ये होता है तो ये कार्बन एनोड पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर ये दोबारा मतलब मिल जाता है मतलब फर्दर प्रोसेस से, ठीक है। तो इसी के साथ हमें एल्यूमिनियम मतलब प्योर एल्यूमिनियम मिल जाती है जो 99.9% प्योर होती है। तो इसके बाद इसको और ज़्यादा प्यूरिफाई करने के लिए रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं, जिसको कहते हैं हूप्स प्रोसेस, ठीक है बेटा। और एल्यूमिनियम प्रोसेस से पहले जब ये प्रोसेस नहीं था, एक तरह से चिप प्रोसेस है एल्यूमिनियम को निकालने का। इससे चीप प्रोसेस मतलब सस्ता प्रोसेस है बहुत। इससे पहले जब एल्यूमिनियम जो 18वीं सेंचुरी तक एल्यूमिनियम गोल्ड के रेट में बिकता था, अब ये समझो गोल्ड के रेट पे मतलब बहुत महंगा बिकता था। जब से ये प्रोसेस आया तब से ये सस्ता हो गया है, ठीक है। और एक बात और, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री फॉर्म नेटिव फॉर्म में भी पाया जाता है। फ्री फॉर्म जैसे कि प्योर फॉर्म में बिना किसी और के फॉर्म में, जैसे कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, ये किसी से रिएक्ट करते थे क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, इनकी लो रिएक्टिविटी होती है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, पर इनको जबरदस्ती रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद एलॉय की फॉर्मेशन है जिसमें आपके पास दो एलॉय एल्यूमिनियम के, ड्यूरेल्यूमिन और मैग्नीशियम, बस, ठीक है। नोट इट। थोड़ी कम है इस वजह से। तो बच्चों मोल्टन फ्लोराइड, देखो ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इसमें ऊपर जो होंगे ना कैथोड पे वो ग्रेफाइट रोड्स होंगी जहाँ पे प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम होगा ऊपर, फिर बीच में होगा मोल्टन फ्लोराइड, और नीचे होंगे कार्बन लाइनिंग जिस पे होगी इम्प्योर एल्यूमिनियम, जो उसमें मतलब होल हल्लोड प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो मिली होगी 99.9% प्योर, उसको 100% प्योर फॉर्म में लेने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं एल्यूमिनियम की हूप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। तो बच्चों जो नीचे वाले जो होगा ना कार्बन लाइनिंग पे प्योर इम्प्योर, इलेक्ट्रोलाइसिस में ये तो होता था, एक तरफ प्योर मेटल ले रहा है कैथोड पर और इम्प्योर मेटल ले रहा है एनोड पर। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है मोल्टन इम्प्योर एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं और ये प्योर फॉर्म में मिल जाती है, फिर यहाँ से हम इसको रिफाइन कर लेते हैं। बस ये प्रोसेस यहाँ पर ही खत्म होता है, ठीक है। फिर इसकी यही है, बस एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Al3 वो मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो Al3 पॉजिटिव बन जाएगा इम्प्योर। फिर ये जो पॉजिटिव होगा मतलब जो प्योर फॉर्म होगा कैथोड पे जो होगा Al3 पॉजिटिव, वो फर्दर 3 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेगा, वो प्योर बन जाएगा, ठीक है। एनोड पे जो इम्प्योर एल्यूमिनियम होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो जो प्योर वाला होगा वो और प्योर बन जाएगा, तो हम उसको रिफाइन मतलब उनको निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये खत्म होता है। फिर आपको वो पढ़ाया जाता है एलॉय। एलॉय क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। Alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal or a small amount of non-metal। नोट कर लिया होगा आपने, इसके आगे मैं लिख लूँ।
पहली बात तो देखो मैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे कि आपने पानी में चीनी घोली तो चीनी बिल्कुल घुल गई, तो मतलब उसमें ना हमें कुछ अलग सेपरेट मिल नहीं रहा, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जैसे कि हमने पानी में रेता डाल दिया, रेता उसमें घुलता थोड़ी ना, तो हमें अलग दिखता, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल्स का और या नॉन मेटल्स का, ठीक है। एलॉय होमोजीनियस mixture of metals of one or more metal and non metal, ठीक है। दो से तो अधिक ही होंगे, टू और मोर्स लिखना पड़ेगा, दो से तो अधिक ही होने चाहिए ना, टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और उसमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट होता है नॉन मेटल का। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय हैं जैसे कि एल्यूमिनियम के दो एलॉय आ रहे हैं आपके में, एल्यूमिनियम के प्रिंसिपल है हम ये है, मतलब मेटल ये है, इसके दो एलॉय हैं, ड्यूरेलियम और है मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम और मैग्नीशियम कुछ ऐसी नाम है उसका। तो इसमें इस बार आपका सिर्फ ड्यूरेलियम आ रहा, पिछली बार तो मैग्नीशियम भी आया था इसका। ड्यूरेलियम इसका एलॉय होता है, ड्यूरेलियम, ठीक है, एलॉय होता है। इसकी कंपोजिशन होती है बच्चों, कंपोजिशन 95% एल्यूमिनियम, ठीक है, एल, और 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैंगनीज और 0.5% मैग्नीशियम। बच्चों मैंगनीज किसी भी चीज में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। मैंगनीज और मतलब उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ एक तरह से मजबूती होती है, मैग्नीशियम इसलिए मिलाया जाता है थोड़ी बहुत उसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाए। और वैसे भी ड्यूरेलियम के यूजेस में आपको बताता हूँ। ड्यूरेलियम जैसे कि यूज ये एयरक्राफ्ट की बॉडीज में यूज होता है, यूजेस जैसे कि बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, buses and tube trains, ठीक है। दूसरी इसकी हो गई लाइट टूल्स में होते हैं जो बिजली की मतलब रोशनी वाली टूल्स जो होते हैं जिनसे लाइट आती है, उसमें होता है ये यूज, जैसे लेजर लाइट वगैरह ये सब। प्रेशर कुकर्स में होता है, आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर देखो अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, जैसा जितना उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है वैसा फट नहीं जाएगा, वो फटता तब है जब उसके अंदर हद से ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए इसमें मैग्नीज वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों। और हाँ, प्रॉपर्टीज इसकी होती है लाइट बट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। ये लाइट होता है मतलब हल्का होता है पर स्टील की तरह मजबूत होता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरी हो गई हाईली डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब ये होता है कि हम इसको कितना चपटा कर सकते हैं, मतलब इसको जैसे कि ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, हम इसको कितना मतलब वायर की फॉर्म में ला सकते हैं, डक्टाइल होता है, मतलब ये हाईली डक्टाइल हो जाता है। इसकी वजह से मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इजीली टूटता नहीं है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ये हार्ड हो जाता है और कोरोजन को रेजिस्ट करता है, मतलब टूटने को रेजिस्ट करता है। आप इतने को मतलब समझ लीजिए, फिर मैं आगे का आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम का आपका दूसरा भी आ रहा है, इसमें मैग्नीशियम वो दे रहा है, मैग्नीशियम पढ़ाते हैं आपको फिर, ठीक है। प्रिंसिपल तो वही एल्यूमिनियम है। अब इसका एलॉय हो गया, एलॉय मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एलॉय हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको पढ़ा दूं, इसके अंदर कंपोजिशन भी होती है, कंपोजिशन होती है इसकी 95% एल्यूमिनियम, उसी तरह इसमें भी 95% एल्यूमिनियम होता है और 5% मैग्नीशियम, पूरा 5% इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैग्नीशियम से, मैंने कहा था मैग्नीज और मैग्नीशियम से स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब इसमें 5% मैग्नीशियम है, तो इसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब इसको इजीली हम इसको मोड़ सकते हैं, और ये सॉफ्ट भी बहुत होगा, क्योंकि मैग्नीशियम से स्ट्रेंथ के साथ साथ सॉफ्टनेस भी आती है। ठीक है, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा ज्यादातर सॉफ्ट भी होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ग्रेट आगे ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, मैंने भी आपसे कहा। और ग्रेट स्ट्रेंथ, हाई कोरोजन, इजीली टूटेगा नहीं है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब उसकी सहनशीलता बढ़ेगी, तो हम उसको कितना भी मोड़ लें तोड़ लें पर इजीली नहीं टूटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसके अंदर। रेजिस्टेंस बेटा वो होता है कि किसी चीज को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को जो रजिस्ट करे, मतलब अपने अंदर से पास होने से जो रोके, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ओम्स के हिसाब से होता है, आपने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा ये रेजिस्टेंस के बारे में। और लोअर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ये और हल्का हो जाएगा। डेंसिटी कम होना मतलब और लाइट हो जाएगा। ये ड्यूरेलिमिन तो लाइट होता है, पर ये ड्यूरेलिमिन से भी लाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके यूजेस बताते हैं, कहाँ यूज होते हैं। यूजेस यहाँ पर आ गए, बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 यूजेस आएंगे आपके, मेन यही है दो, ड्यूरेलिमिन और मैग्नेलियम। ठीक है, मैग्नेलियम, ड्यूरेलिमिन और मैग्नेलियम, इसके यूज होते हैं। ये भी एयरक्राफ्ट में यूज होता है, यूज इन एयरक्राफ्ट। पूरी एयरक्राफ्ट ड्यूरेलिमिन की बनी होती है। मैग्नीशियम जो यूज होता है ना एयरक्राफ्ट की, जो विंडोज होती हैं उसके किनारे पर जो मेटल की वो लगी होती है, वो मैग्नीशियम होता है, वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स पार्ट, ऑटोमोबाइल्स पार्ट जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी आपकी जो नई नई स्कूटी आ रही है वो हल्की भी होती है, मतलब वो ऐसी, वो मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम के अलावा मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसका यूज होता है पायरोटेक्निक में, ऐसा मेटल फ्यूल पायरोटेक्निक है, उसमें मेटल फ्यूल की तरह इसका यूज होता है, यूज इन पायरोटेक्निक एज मेटल फ्यूल। मेटल फ्यूल और यूज इन मेकिंग ऑफ लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हल्के इंस्ट्रूमेंट, लाइट इंस्ट्रूमेंट मतलब हल्के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए इसका यूज होता है, यूज इन मेकिंग लाइट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, फिर मैं रफ करके आगे का पढ़ाता हूँ आपको। तो बच्चों अब आपको ब्रास और ब्रोंज के बारे में पढ़ाता है। आपके में स्टेनलेस स्टील भी आ रहा है, और सोल्डर, वो क्या कहना है उसको, सोल्डर, वो क्या है, वो भी आ रहा है आपके में। तो पहले ब्रास और ब्रोंज पढ़ लीजिए। इनके जो मेन मेटल, मतलब प्रिंसिपल मेटल है, वो है जिंक और कॉपर। ब्रास, ब्रास में 60 से 70% कॉपर होता है, जिंक और 40 से 30% जिंक होता है। ठीक है, और इसकी मतलब प्रॉपर्टीज ये है कि मेलेबल और डक्टाइल होता है, मतलब इसके तार भी बन सकते हैं, और इजीली इसकी शीटें भी बन सकती हैं, इजीली भी कास्ट हो सकता है, मतलब इसको पिघला सकते हैं, इजीली पिघल जाता है। रेजिस्ट कोरोशन, मतलब टूटता नहीं है आसानी से। ये येलो सिल्वरी कलर का होता है। ठीक है, ब्रोंज, इसके यूजेस मैं बताता हूँ, जैसे कि इसका यूज यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में होते हैं, और इसके यूज डेकोरेटिव हार्डवेयर बनाने में होते हैं, जैसे कि मैं वैसे आपको, हाँ, पीतल के, जैसे कि बहुत सी आपके घर में भी शो पीस रखे होंगे, वो सब इससे बनते हैं, ब्रास से। ठीक है, पीतल से। और डेकोरेटिव स्क्रूज और हैंडल्स बनाने के, आपके घर दरवाजों के जो ब्यूटीफुल हैंडल्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है ये। कैटरिज, कैटरिज कहते हैं, बंदूक की गोली जो होती है ना, उसके पीछे का जो होता है इससे, उसको कैटरिज बोलते हैं, उसको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। बस 3 यूज काफी है। फिर आती ब्रोंज की बारी। ब्रोंज में 80% कॉपर होता है, 18% टीन होता है, और 2% जिंक होता है। ये हार्ड एंड इजी कास्ट, मतलब मुश्किल, मतलब आसानी से कास्ट हो जाता है। कैन टेक अप पॉलिश, इस पे पॉलिश लगानी पड़ती है। रेजिस्ट कोरोजन, ये भी कोरोजन को रेजिस्ट करता है। इसकी भी वही प्रॉपर्टीज हैं। ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स, मतलब ये मेडल्स, स्टैचूज और यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है, मतलब मेडल्स,
जो आपके घर पे जो आपको बनाए जाते हैं वो ब्रॉन्ज के मेडल्स होते हैं, थर्ड प्लेस पे जो बनाए जाते हैं। मेडल्स को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तनों को बनाने के लिए, और बर्तनों को बनाने के लिए, और स्टेचूज मतलब मूर्तियों को बनाने के लिए यूज होता है। तो मैं आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ाता हूँ। स्टेनलेस स्टील का जो मेन प्रिंसिपल वो होता है, एलिमेंट वो होता है, क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रिंसिपल एलिमेंट होता है आयरन। ठीक है, आयरन और मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील स्टील प्रॉपर्टीज। सॉरी, इसमें 73%, सॉरी, कंपोजिशन, इसमें बच्चों 73% आयरन होता है, आयरन, और 73% आयरन, 18% 18% क्रोमियम, और 8% निकल, और 1% कार्बन। ठीक है, 1% कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। इसकी प्रॉपर्टीज होती है रजिस्ट प्रॉपर्टीज, ये कोरोजन को रजिस्ट करता है। ठीक है, सबकी एक तरह से कॉमन प्रॉपर्टी कोरोजन को रजिस्ट करना है। ये रेजिस्टेंस टू एसिड और एल्कलीज होता है, रेजिस्टेंस टू एसिड्स एल्कलीज होता है। मतलब ये एल्कलीज और एसिड्स के लिए एक तरह से बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टील के सिक्के वगैरह जो होते हैं वो एसिड्स में घुल जाते हैं। ठीक है, और इसका एक और बस इसके कुछ जो इसमें कार्बन है ना वो उसकी हार्डनेस बढ़ाते हैं, ये हार्ड होता है। ठीक है, कार्बन इसमें हार्डनेस बढ़ाता है। ठीक है, और इसके यूज वही हैं, सारे यूटेंसिल बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल बनते हैं, कटलरी बनती है इनकी, ऑर्नामेंटल पीसेस जैसे कि ऑर्नामेंटल पीसेस बनते हैं इसके, और बच्चों जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जितने भी ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सीजर वगैरह, ये सब स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। ठीक है, तो अब आपकी आखिरी चीज जो होती है सोल्डर और फ्यूज मेटल, वो पढ़ाता हूँ। ऑर्नामेंटल थिंग जैसे कि घड़ी वगैरह, मतलब घड़ी के पीछे का बैक का हिस्सा भी स्टेनलेस स्टील का बनता है। मतलब बहुत सी चीजों मतलब स्टेनलेस स्टील की बनती है। ठीक है, अब आपको सोल्डर और उसके बारे में, फ्यूज मेटल के बारे में पढ़ाते हैं। सोल्डर, ठीक है, इसकी कंपोजिशन, इसको फ्यूज मेटल भी कहते हैं, और इसकी कंपोजिशन होती है फ्यूज मेटल, कंपोजिशन होती है 50% लीड और 50% टीन। तो इसका प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होगा, लीड और टीन। इसके प्रिंसिपल एलिमेंट बच्चों लीड और टीन होगा, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्रॉपर्टीज इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्स 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है बच्चों, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इसका एसएन की वजह से लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये इसकी कास्टिंग करना मतलब इसको पिघलाना इजी है। ठीक है, कास्टिंग इजीली, इसको कास्ट करके हम दूसरा मेटल इजीली बना सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, अब इसके यूजेस मैं आपका ऐसे बता देता हूँ। इसके यूजेस होते हैं सोल्डरिंग पर्पसेस, फ्यूज, और प्रिंटिंग ब्लॉक्स। फ्यूज आपने सुना होगा, जो हाई वोल्टेज आने पे टूट के ब्लॉक हो जाता है, वो फ्यूज सोल्डर का बना होता है, जो फ्यूज मेटल भी कहते हैं उसको। ये इससे फ्यूज बनता है, इसलिए इसको फ्यूज मेटल भी कहते हैं।
और बच्चों ये सोल्डरिंग में यूज होता है। सोल्डरिंग आपने देखा होगा, एक सोल्डर आयरन होती है जिससे मतलब टाके, मेटल के टाके, उसको सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज होता है और प्रिंटिंग ब्लॉक्स में भी यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। वन शॉट सीरीज में हमने पूरा मेटलर्जी आपका निपटा दिया है। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।